नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले उपपद विभक्ति के बारे में कहा जाता है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, कि उपपद विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति से बलवान होती है। उपपद विभक्ति में जो भी आपको इसके नियम बताए जा रहे हैं उस नियम के अकॉर्डिंग उसमें विभक्ति लगानी होती है। तो इसके देखो एक दो और बातें हैं। जिस संज्ञावाची, विशेषणवाची एवं सर्वनामवाची पद का क्रिया से साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया को करने वाला राहुल है। तो इस तरीके से आपको ये जो नियम है ये तो सामान्य जानकारी थी कारक की। कारक संस्कृत में 6 होते हैं। अब कई लोग नहीं जानते वो 6 कौन से होते हैं। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, ये 6 कारक होते हैं। संबंध और संबोधन ये 2 संस्कृत में कारक नहीं माने जाते क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। अब देखो, इसमें सबसे पहले द्वितीया उपपद विभक्ति। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे हैं, वो शब्द आप याद कीजिएगा। उससे है ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिए, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय, परितय, उभयतय, समया, हा, प्रति, निक्षा, धिक। और परीक्षा में देखो कैसे उदाहरण पूछे जाते हैं। तो ये आपको शब्द याद हो जाएंगे। अभितय, परितय, उभयतय, समया, हा, प्रति, निक्षा और धिक। अब देखो इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण क्या हैं। आपको ऐसे दे देंगे, खालिस्तान परितः वृक्षाः सन्ति। तो ग्राम शब्द दे दिया। अब ग्राम शब्द में कौन सी विभक्ति करोगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर परितय शब्द है, ये परितय शब्द, परितय शब्द होने के कारण यहाँ पर ग्राम शब्द में क्या विभक्ति करेंगे, द्वितीय। तो क्या बनेगा, ये ग्रामम। ठीक है, ऐसा शब्द बन जाएगा ये ग्रामम। दूसरा है गोपाल है खालिस्तान प्रति पश्यति। तो प्रति शब्द से आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। तो बालक का क्या बनेगा, बालकम। ठीक है, बालकम। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हैं। तीसरा निकषा, खालिस्तान निकषा पुस्तकम अस्ति, भाई उसके समीप पुस्तक है। अब काविका शब्द का द्वितीय क्या बनेगा, कावी काम, काविकाम निकषा पुस्तकम अस्ति। काविका के पास पुस्तक है क्योंकि निकषा शब्द यहाँ पर दे रखा है। परितय शब्द यहाँ दे रखा है, प्रति शब्द दे रखा है। तो उससे आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। धिक सबसे लास्ट में दे रखा धिक शब्द। तो यहाँ पर शब्द जो भी है ऑप्शन दे रखे हैं नीचे आपको। दुर्जन है, दुर्जनेन, दुर्जनान और दुर्जनाय। तो इसमें दुर्जन शब्द में प्रथमा विभक्ति है, दुर्जनेन में तृतीय विभक्ति है, दुर्जनान में द्वितीय विभक्ति है और दुर्जनाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सी विभक्ति सही आएगी और कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी द्वितीय उपपद विभक्ति। इसमें एक बार फिर से आप याद करो ये शब्द अभितय, परितय, उभयतय, समया, हा, प्रति, निकषा, धिक। ये शब्द याद होने से आप आराम से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब है तृतीय उपपद विभक्ति। एक बार तृतीय शब्द, तृतीय विभक्ति के भी जो शब्द हैं जिनके कारण तृतीय विभक्ति आती है वो मेरे साथ बोलेंगे। स है, साकम, सार्धम, समम, बिना, अलम, हीन है। फिर से बोलो, स है, साकम, सार्धम, समम, विना, अलम, हीन है। तो ये शब्द हैं। अब देखो उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे। सीता सह शब्द आया, वनम गच्छति। अब राम शब्द है, राम शब्द का तृतीय क्या बनेगा, रामेण। सीता रामेण सह वनम गच्छति। अब है कौमुदी खालिस्तान साकम याति। अब चंद्र शब्द है, अब साकम शब्द है, साकम मतलब साथ। तो चंद्र का क्या बनेगा, चंद्रेण है, चंद्रेण। तो इस तरीके से
आप चंद्रेण शब्द बनाएंगे। विवाद, अलम शब्द दे दिया, देखो ये अलम। ठीक है, तो अलम शब्द के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो क्या बनेगा? विवाद का विवादे न, अलम विवादेन, विवाद मत करो। और चौथा है सा खालिस्तान सार्धम अभ्रमत। अब सार्धम शब्द से आप पहचान जाएंगे सार्धम शब्द। अब ऑप्शन दे रखे हैं मम, माम, अहम और चौथा है मया। तो कौन सा है? देखो मम में षष्ठी विभक्ति है, माम में द्वितीय है, अहम में प्रथमा है और मया में तृतीय विभक्ति है। तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी विभक्ति आएगी और कौन सा खालिस्तान आपको सही भरना है, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे तो वो होगा मया, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो एक बार फिर से याद करो, सह साकम सार्धम समम बिना अलम हीन, तो तृतीय विभक्ति। अब आपकी चतुर्थी उपपद विभक्ति, ये शब्द आपको याद करने हैं। कौन कौन से? रुच, दा, यच्छ, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, कुप, क्रुध। ठीक है, तो फिर से बोलो, रुच, दा, यच्छ, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, कुप, क्रुध। ठीक है, तो ये शब्द है हमारे। अब देखो परीक्षा में कैसे उदाहरण पूछे जाएंगे। खालिस्तान तक्रम रोचते। अब देखो रोचते, रुच धातु आ गई, तो अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति कैसे बनेगी? तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम। क्या आएगा यहां पर? मह्यम, मह्यम। ठीक है, तो मह्यम तक्रम रोचते। ठीक है, उसके बाद है ओम नमः शिव। तो आप हमेशा पढ़ते हैं शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश शब्द होता ओम नमः गणेशाय। ठीक है, गणेशाय नमः, ऐसा कैसे भी दे सकते हैं। स्वाहा शब्द दे दिया तृतीया में, स्वाहा। अग्नि शब्द है, अग्नि का आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है, तो अग्नये, अग्नये है, ये अग्नये। तो इस तरीके से आप चतुर्थी विभक्ति कर सकते हैं इसकी। अब है ऑप्शन वाला लास्ट, जनकः खालिस्तान क्रुध्यते। जनक मतलब पिता, तो पिता खालिस्तान पर क्रोध करता है, तो क्रुद्ध धातु आ गई यहाँ पर। देखो क्रुद्ध धातु है ना यहाँ पर लास्ट में। अब देखो कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? चतुर्थी। पुत्राय, पुत्रम, पुत्रेण और पुत्र है, तो पुत्राय में है चतुर्थी विभक्ति, पुत्रम में द्वितीय, पुत्रेण में तृतीय, पुत्र में प्रथमा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति पुत्राय वाला। ठीक है, तो ये था हमारा चतुर्थी उपपद विभक्ति। शब्द कौन कौन से हैं? रुच, दा, यच्छ, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, कुप, क्रुध। ये शब्द जहां पर आएंगे वहां पर हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अब है पंचमी उपपद विभक्ति। तो देखो कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले बोलो मेरे साथ, विना, रीते, बहिः, भी का क्या बनेगा? बिभेति। रक्ष, अनंतरम, पूर्व, परम। तो ये शब्द हैं। ठीक है, अब देखो इसके एक बार फिर से बोलो, विना, रीते, बहि, भी का क्या बनेगा? बिभेति। रक्ष, अनंतरम, पूर्वम, परम। अब देखो परीक्षा में कैसे पूछेंगे ये उदाहरण। पहला है खालिस्तान रीते, रीते का अर्थ होता है बिना। कुत्र विद्या, तो श्रम, श्रम का आप पंचमी विभक्ति लगा दो तो क्या बनेगा? श्रमात। श्रमात विना है ऐसा, तो श्रमात विना, श्रमात रीते, कुत्र विद्या। श्रम के बिना कहां से विद्या मिलेगी? ठीक है, अब है बालक खालिस्तान बिभेति। बिभेति मतलब डरता है। बालक, बालक है बिडाल। विडाल की पंचमी क्या आएगी? वी डा ला त, विडालात। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन जाएगा बालक है बिडालात बिभेति। तीसरा है खालिस्तान बही उद्यानम अस्ति, कि खालिस्तान के बाहर बगीचा है। उद्यान मतलब बगीचा है, और वो किसके बाहर है? नगर। तो नगर की पंचमी क्या बनेगी? नगरात। नगरात बही उद्यानम अस्ति। अब ऑप्शन वाला है, इसको भरने का प्रयास करो। वीर है बालक है खालिस्तान रक्षति,
ऑप्शन है सिंघाय, सिंघात, सिंघम, सिंघस्य। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? जहां पर पंचमी विभक्ति है, रक्ष धातु है ना यहाँ पर, तो रक्ष धातु है, रक्ष धातु के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति है आपकी सिंघात शब्द में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये था हमारा पंचमी उपपद विभक्ति। अब बारी आती है षष्ठी उपपद विभक्ति की। तो देखिए षष्ठी उपपद विभक्ति में कौन कौन से शब्द है, एक बार मेरे साथ बोलिए। ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अग्रतः और निर्धारणे। तो कई शब्द तो ऐसे आते हैं, 5 शब्द तो ऐसे हैं जिसके लास्ट में तः है, पूर्वतः है, पृष्ठतः है, वामतः है, दक्षिणतः है, अग्रतः है। इनके अर्थ भी आप जान लो। पूर्वतः का मतलब होता है सामने, पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे, वामतः का अर्थ होता है बाईं ओर, दक्षिणतः का मतलब होता है दाईं ओर, अग्रतः का मतलब होता है आगे से। ठीक है, निर्धारण मतलब निर्धारण में, ऊपरी का मतलब ऊपर और अधः का मतलब नीचे, ये शब्द आते हैं। तो उस स्थिति में हम लगाते हैं षष्ठी उपपद विभक्ति। उदाहरण है देखो हमारा परीक्षा में पूछने वाला, दक्षिणतः विवेकानंद स्मारक है अस्ति। अब भारत शब्द है, भारत शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा? भारतस्य है, भारतस्य दक्षिणतः, भारतस्य दक्षिणतः विवेकानंद स्मारक अस्ति। दूसरा है अधः जनाः तिष्ठन्ति, अधः जना, अब किसके नीचे? वृक्ष, वृक्ष का षष्ठी क्या बनेगा? वृक्षस्य। ठीक है, वृक्षस्य अधः। ठीक है, तो वृक्षस्य अधः शब्द का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। पुरतः, पुरतः का अर्थ क्या बताया था मैंने? सामने। मेघा गर्जन्ति, तो पर्वतात, पर्वतस्य, पर्वत शब्द है तो पर्वत का षष्ठी क्या बनेगा? पर्वतस्य पुरतः, पर्वत के सामने। मेघा गर्जन्ति, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, तो ये 3। चौथा उदाहरण ऑप्शन वाला आप कोशिश करो इसको भरने की। खालिस्तान वामतः नेता अस्ति, खालिस्तान वामतः नेता अस्ति, वामतः मतलब बाईं ओर नेता है। सैनिकात, सैनिकम, सैनिकस्य और सैनिकाय। तो आप इसको सोचना और इसका सही उत्तर भरने का प्रयास कीजिए, ऐसे ही आपसे परीक्षा में पूछेंगे। ठीक है, अब बारी है हमारी अंतिम सप्तमी उपपद विभक्ति। तो इसके शब्द एक बार मेरे साथ बोलिए। स्नेह, स्नेह धातु, स्नेहयते ऐसा शब्द बनता है। विश्वस, विश्वस मतलब विश्वास करना, विश्वस्ते, विश्वस, विश्वसिति। निपुण, ये तो क्रियाएं हैं कुछ, तो जैसे स्नेह है, विश्वस, और निपुण, कुशल, प्रवीण ये शब्द हैं। रम, रम का मतलब रमते, ये क्रिया है। तो 3 इसमें क्रियाएं हैं, स्नेह, विश्वास, रम, और कुछ शब्द दे रखे हैं निपुण, कुशल और प्रवीण। तो ये शब्द और क्रियाएं दोनों आ जाती हैं। उस स्थिति में हम सप्तमी उपपद विभक्ति करते हैं। ये जो शब्द आते हैं, जो धातु आती हैं, ये सभी विभक्तियों में आते हैं, सभी में ही आते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। तो देखो इसमें कैसे उदाहरण पूछे जा रहे हैं। काविका खालिस्तान कुशल है। अब काविका गायन, गायन शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या बनेगा? गायने, गा ये ने, गायने, सप्तमी लगा देना। काविका गायने कुशल है, काविका गायन में कुशल है। माता, माता पुत्र विश्वसिति। अब विश्वसिति शब्द आ गया यहाँ पर सप्तमी, पुत्र में क्या आएगा? पुत्रे, पुत्रे शब्द बन जाएगा यहाँ पर सप्तमी का, पुत्रे। सह खालिस्तान निपुण है। कला, कला शब्द स्त्रीलिंग है तो कला का सप्तमी क्या बनेगा? कलायाम, कलायाम। ठीक है, कलायाम, सह कलायाम निपुण है। और अंतिम काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पिता खालिस्तान स्नेहयति। तो आपको पुत्रे, पुत्रम, पुत्रस्य और पुत्राय। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें सप्तमी विभक्ति आसानी पूर्वक ढूंढ ली होगी। और आपने जो विभक्ति ढूंढी है वो मेरे हिसाब से पुत्रे है, क्योंकि स्नेह शब्द आपने देखा, क्योंकि स्नेह शब्द यहाँ पर सबसे पहले आया था और इसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है और पुत्रे शब्द में सप्तमी विभक्ति है। तो ये थे हमारे उपपद विभक्ति। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उपपद विभक्ति के सारे शब्द मेरे द्वारा जो याद करवाए गए हैं वो याद हो गए होंगे, और अब आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे
और अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।